11 कूलम पर केजी। ये जो आंसर की इसने दी हुई है इसमें इसने ऑप्शन नंबर सी को लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। केजी नहीं होता, पर केजी में होता है। सो आंसर कीज़ के ऊपर आप लोगों ने नहीं जाना। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट और दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ किप्स लेक्चर सीरीज़, ठीक है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो है इनको करने वाले हैं। जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के बारे में 50 MCQs सॉल्व किए। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के MCQ सॉल्व करेंगे। बाकी के MCQs देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे बाकी वीडियोस की लिंक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। जो पहले के MCQs हैं, दीज आर फ्रॉम डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द फर्स्ट MCQ इज द वैल्यू ऑफ E by m for the electron is E is the charge, m is the mass। तो चार्ज टू मास रेशियो जो है ये आप लोगों ने बतानी है कि इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है। तो अब इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। चार्ज हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, दैट इज़ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, और जो मास होता है ना दैट इज़ 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो इससे हमारे पास क्या आंसर आता है, वी विल गेट 0.1759 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 कूलम पर केजी। या इसको अगर हम ये पॉइंट जो है इसको इधर मूव करते हैं तो ये एक पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कूलम पर केजी। ये जो आंसर की इसने दी हुई है इसने ऑप्शन नंबर सी को लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। केजी नहीं होता, पर केजी में होता है। सो आंसर कीज़ के ऊपर आप लोगों ने नहीं जाना। MCQ नंबर 2, how many times the mass of neutron is greater than the mass of electron। अब mass of neutron कितना ज़्यादा होता है as compared to mass of electron, so that is 1840 times। so option number C क्या है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, the mass of proton is। अब प्रोटॉन जो है उसका हम लोगों ने mass बताना है। सो प्रोटॉन का जो mass होता है that is 1.6726 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रोटॉन व्हेन पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है कि हमारे पास डिफ्लेक्ट कर जाएगा टुवर्ड कैथोड। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है, दैट इज़ करेक्ट। और इसकी अगर हम वजह देखते हैं तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्ट कर जाते हैं जब हम इनको डिस्चार्ज ट्यूब में पास करवाते हैं। विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट कैथोड रेज। कैथोड रेज के अबाउट कौन सा इसमें से ठीक नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दैट इज़ डी, कैथोड रेज कैन नॉट बी आयोनाइज्ड, ठीक है। हम इनको आयोनाइज नहीं कर सकते, ये ठीक है, शेडो कॉज करता है, ठीक है। जब व्हील इसके सामने रख देते हैं उसको घुमाता भी है, मैस भी होता है इनके पास, और ये उसका मैस है, ठीक है। हीट अप द प्लेटिनियम फॉयल, बिल्कुल फॉयल को हीट अप कर देता है, लेकिन जो कैथोड रेज होते हैं उनको हम आयोनाइज नहीं कर सकते। MCQ नंबर 5, विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट कैथोड रेज। डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, इसमें से कहता है कि कौन सा ठीक नहीं है। ये मैस होता है कैथोड रेज का, ठीक है। हीट अप द प्लेटिनियम फॉयल, बिल्कुल जिस चीज़ के ऊपर पड़ती है उनको हीट अप कर देते हैं, और शेडो भी कॉज करते हैं। लेकिन ये जो लिखा हुआ है कैन नॉट आयोनाइज, ये गैसेस को आयोनाइज कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट ट्रू, हेंस ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 6, पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड। पॉजिटिव रेज कब प्रोड्यूस होती हैं, कब बनती हैं। सो याद रखें कि जो हमारे पास पॉजिटिव रेज होती हैं ये एक्चुअली होती क्या हैं, दीज आर फास्ट मूविंग केटाइंस, ठीक है। केटाइंस में जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज़ करेक्ट, बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज ऑन अ गैस मॉलिक्यूल्स।
MCQ नंबर 7, अ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कैन इजेक्ट फ्रॉम नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन है, उसको आप बम्बार्ड कर दें न्यूट्रॉन के साथ, तब क्या होगा? अगर हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 7 मैथ्स नंबर 14, इसको आपने बम्बार्ड कर दिया न्यूट्रॉन के साथ, तो इससे क्या बनेगा? यू विल गेट बोरॉन, और साथ में क्या बन जाएगा? अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम निकल जाएगा, ठीक है। बोरॉन ये 5 और यहाँ पे 11, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी रेडिएशन निकलती है? अल्फ़ा। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है? दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रेशर इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब वॉज केप्ट। जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उस वक्त लो प्रेशर के ऊपर किया गया था, और वो लो प्रेशर कितना था? 0.01 टॉर, ठीक है। टॉर इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा। MCQ नंबर 9, पॉजिटिव रेज गिव फ्लैश ऑन व्हाट। ऐसी कौन सी मटेरियल है जहाँ पे अगर आप पॉजिटिव रेज को बम्बार्ड कर देते हैं तो फ्लैश प्रोड्यूस करता है? सो ये जो MCQ है ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज। तो जब जिंक सल्फाइड की प्लेट है, ठीक है, उसके ऊपर ये, ठीक है, जिंक सल्फाइड है, इसके ऊपर आई पॉजिटिव रेज, तो यहाँ पे क्या होगा? ये फ्लैश प्रोड्यूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फ्री न्यूट्रॉन चेंज इनटू प्रोटॉन विद द एमिशन ऑफ डैश। सो जब हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड वगैरह, वहाँ पे आपको ये कहीं पे देखने को मिलता है। तो इससे क्या बनता है? एक प्रोटॉन निकलता है और साथ में एक क्या निकलता है? न्यूट्रॉन, और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ बी, बोथ ए एंड सी। न्यूट्रिनो, ठीक है, दिस इज़ द न्यूट्रिनो, और साथ में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो सी भी ठीक है हमारे पास, ए एंड सी आर करेक्ट। देन वी हैव MCQ नंबर 11, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने किया था? मैलिकन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम एटम emits न्यूट्रॉन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट। अल्फा पार्टिकल है, उसको आपने बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड कर दिया, ठीक है, बेरिलियम है, उसके साथ आपने रिएक्ट कराया किस चीज़ को? अल्फा पार्टिकल को। तो अब ये जो रिएक्शन है, ये पूछ रहा है आपसे कि ये क्या है? दिस इज़ नॉन एज आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। और आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई बड़ा एटम है उसको हम ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे एटम्स के अंदर। MCQ नंबर 30, न्यूट्रॉन इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम एंड कैरीज डैश। देखिए फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास 3 हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जो कि रिजाइड करते हैं विद इन द न्यूक्लियस, एंड देन वी हैव इलेक्ट्रॉन जो कि बैलेंस, जो कि शेल्स के अंदर क्या होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। सो इसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी, नो चार्ज एंड अ मास ऑफ 1 यूनिट। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं, दीज आर फ्रॉम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड एक्स रेज और एटॉमिक नंबर से ये MCQs जो हैं वो लिए गए हैं। MCQ नंबर 14, रदरफोर्ड planet like structure was defective and unsatisfactory because of what? So option number A, moving electron accelerate toward the nucleus. Option number B, behavior of electron remain unexplained. Option number C, continuous spectrum, and option number D, all of these. So option number D यहाँ पे correct होगा। उसकी वजह क्या है? किसने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी इमिट कर रहा है कंटिन्यूसली। अगर कंटिन्यूसली इमिट कर रहा है एनर्जी तो अल्टीमेटली उसने गिर जाना कि इधर न्यूक्लियस के अंदर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है तो इसके पास स्पेक्ट्रम भी कौन सा आना चाहिए था? कंटिन्यूस आना चाहिए था। लेकिन इसके पास जो स्पेक्ट्रम आया था वो कौन सा आया था? दैट वाज लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये भी इसका एक और डिफेक्ट था। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। फिर उसके बाद बोहर आ गया और
उसने कुछ उसके अंदर काम किया। तो हेंस ये ऑल ऑफ दीज आर अनसेटिस्फैक्ट्री या डिफेक्टिव, जिसकी वजह से रदरफोर्ड जो मॉडल था वो फेल हो गया था। MCQ नंबर 15, रदरफोर्ड बम्बार्डेड डैश पार्टिकल इन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब वहाँ पे जो उसने लिया था ना गोल्ड फॉयल, ठीक है, 0.004 सेंटीमीटर आर मीटर, इसको आप चेक कर लीजिएगा थिकनेस इसकी कितनी थी, और इसको उसने बम्बार्ड किया था किस चीज़ के साथ, He2 के साथ, हीलियम न्यूक्लियाई के साथ, विच इज़ नोन एज अल्फा पार्टिकल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। और फिर इसने क्या देखा था कि भाई कुछ रेज जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रही हैं, कुछ 180 डिग्री पे जो है ना डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं, और वापस जो आ रही हैं वो उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव साइड पड़ा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन्स होते हैं, और हीलियम के ऊपर न्यूक्लियाई के ऊपर भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव ने एक दूसरे को रिपेल किया, उस वजह से जो है ना कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो गई। तो उसने ये जो बीच में छोटा सा पार्ट था वॉल्यूम, इसको कहा कि भाई इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, उस वजह से इसने इसको न्यूक्लियस का नाम भी दिया था। एनीवेज, लेट्स मूव टू नेक्स्ट MCQ। व्हेन अल्फा पार्टिकल आर सेंट थ्रू अ थिन मेटल फॉयल, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू आउट द फॉयल, बिकॉज कहता है कि जब उसने गोल्ड फॉयल लिया और उससे क्या किया, अल्फा पार्टिकल जो है वो पास की, तो उसमें से बहुत सारी जो है बिल्कुल स्ट्रेट क्यों चली गई थी। अब स्ट्रेट जाने की रीजंस क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए, अल्फा पार्टिकल्स मूव विद हाई वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर सी, अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज। ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल हैज एम्प्टी स्पेस। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट है, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम हैज एम्प्टी स्पेसेस। MCQ number 17, increase in atomic number is observed during dash। so ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, बीटा एमिशन, ठीक है। अगर हमारे पास लेट से कॉपर है, ठीक है, और इसकी एमिशन होती है, ये जिंक में कन्वर्ट होता है 6630, साथ में क्या निकलता है इससे, बीटा पार्टिकल जो है वो निकल जाता है 66 और ये 29। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैथ्स नंबर के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ आ रहा है, सॉरी एटॉमिक नंबर के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ आ रहा है, लेकिन मैथ्स नंबर क्या है, सेम आ रहा है। तो ये एक का डिफरेंस आ रहा है, तो ये -1 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द बीटा पार्टिकल, सो दिस इज़ द बीटा एमिशन। MCQ नंबर 18 में हमसे क्या पूछ रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद हैवी मेटल देन डैश आर प्रोड्यूस, कि अगर हमारे पास एक मेटल है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ आ रहे हैं, कोलाइड कर जाते हैं, तो अब कोलिजन के बाद किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है। सो वी हैव वेरियस ऑप्शंस, बीटा रेज, अल्फा रेज, गामा रेज या फिर एक्स रेज। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के साथ कोलाइड करता है तो हमारे पास एक्स रेज की प्रोडक्शन होती है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, एटम विद हायर एटॉमिक नंबर प्रोड्यूसेस एक्स रेज ऑफ डैश, कि अगर हमारे पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा है, तो उससे जो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी वो कैसी होंगी, उनका वेवलेंथ क्या होगा, शॉर्टर वेवलेंथ, लार्जर वेवलेंथ, या एक्स रेज नॉट प्रोड्यूस्ड, या ऑल आर पॉसिबल। तो शॉर्टर वेवलेंथ के एक्स रेज प्रोड्यूस होंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो शॉर्टर वेवलेंथ के एक्स रेज जो है उनकी प्रोडक्शन होगी। अच्छा, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है बोर एटॉमिक मॉडल और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से। तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर थ्योरेटाइज्ड बाय बोहर इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द एटम एक्सेप्ट, ठीक है, जो उसने एटम के बारे में बताया था, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में इसने बताया था। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π mvr, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π, ये ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक, एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली इन अ गिवन ऑर्बिट। सो ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा ठीक नहीं है वो हमने बताना है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली इन अ गिवन ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर, लाइक हमारे पास ये न्यूक्लियस है, फिर ये क्या है, उसके शेल्स हैं, अगर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है पूरे शेल के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना एनर्जी रेडिएट करता है।
तो इसने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली इन अ गिवन ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं करता, लॉस नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 21, द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय डैश। अब हमारे पास एक इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच म्यू। ये ऐसे आती है कि एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में लगाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज प्लांक्स कांस्टेंट एच और दैट इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अब ये किसने इक्वेशन दी थी? ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अब ये एच जो है इसकी अपनी स्पेसिफिक वैल्यू होती है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल सेकेंड। इसको आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू इसी तरह 6.625 होती है। द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन, वेलोसिटी ऑफ फोटोन is independent of wavelength, depend upon source, depend upon its frequency, equal to the square of amplitude। तो अगर हम फोटोन की वेलोसिटी की बात करते हैं तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, प्लांक्स थ्योरी सेज एनर्जी इज इमिटेड। अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, उसमें से एनर्जी के अबाउट प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि एनर्जी इज इमिटेड इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, सो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम mvr, mass, velocity, radius of electron is equal to nh divided by 2 pi। so यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, प्लांक्स इक्वेशन इज, प्लांक्स इक्वेशन अभी से पहले जो हम लोगों ने की ये प्लांक्स इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एच म्यू। सो E इज द एनर्जी, H इज द प्लांक्स कांस्टेंट और ये जो म्यू आपको नजर आ रहा है दैट इज द फ्रीक्वेंसी। MCQ number 26, when an atom absorb energy, the lines in the spectrum will appear which are। अब एटम एब्जॉर्ब एनर्जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इट अपीयर एज डार्क लाइंस अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड, सो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, पीफन सीरीज आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स डाउन टू 5th ऑर्बिट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। डिफरेंट टाइप्स की सीरीज़ है जो कि बाकी की जो मैंने अपनी वीडियोज़ बनाई थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, वहाँ पर मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास है बाल्मर सीरीज़, हमारे पास है लाइमन सीरीज़, पास्टन सीरीज़ है, ब्रैकेट सीरीज़ है और पी फंड सीरीज़ है। ठीक है, तो इसमें से आपने बताना होता है कि कौन सी यूवी के अंदर आती हैं, कौन सी हमारे पास विजिबल रेंज के अंदर आती हैं और कौन सी हमारे पास IR रेंज के अंदर आती हैं। तो ये मैंने इससे पहले की जो वीडियोस बनाई हुई हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है। उसके बाद हमारे पास कुछ MCQ हैं क्वांटम नंबर एंड शेप्स ऑफ ऑर्बिटल से। क्वांटम नंबर विच इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब हमारे पास 4 टाइप के क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, एज़मुथल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जिसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं करते, सो दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें वो बताता है, शेल नंबर के बारे में बताता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बताता है m, और एज़मुथल क्वांटम नंबर शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स वगैरह के बारे में हमें बताता है। अनोडल प्लेन इन ऑर्बिटल इज द प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज 0, सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है करेक्ट है। और ऑर्बिटल क्या होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और 0 कहाँ पे होती है, वो नोडल प्लेन के अंदर होती है जो कि ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करता है। द नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल इन सब शेल हैविंग सूसैज शेप इज। अब हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स की शेप्स होती हैं, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल जो हैं वो इस
शेप वाले सब शेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। डीजेनरेट क्या होते हैं? हैविंग सेम एनर्जी। तो अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एस स्फेरिकल होता है, पी जो है वो डम्बल शेप होता है, और डी जो है वो क्या होता है, ये जो इसने बताया हुआ सुसेज शेप के तरह होते हैं। तो डी ऑर्बिटल के अंदर 5 सब शेल्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3p ऑर्बिटल इज। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारे पास है 0 1 2 3, ये s, ये p, ये d और ये f, ये l की वैल्यू है, ठीक है, क्वांटम नंबर की। और इसके लिए अगर हम देखें तो 3 का मतलब n जो है वो 3 है, और p के लिए वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। l इज इक्वल टू 1, सो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1। आप लोग ढूंढें कि इसमें से कौन से वाला है। सो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आप एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं n प्लस l रूल से। तो n क्या है इसका? 3 है, l इसका 1 है, तो 3 + 1 4। ये आपको एनर्जी भी यहाँ से बता रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन p ऑर्बिटल। p जो है इसको हम फर्दर स्प्लिट अप करते हैं px, py और pz के अंदर। px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, py के अंदर भी 2 आते हैं, pz के अंदर भी 2 आते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है? करेक्ट है। s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, d के अंदर 10 आते हैं, p के अंदर 6 आते हैं और f के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। विच सब शेल हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। अब डिफरेंट सब शेल्स आपको गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है। तो इसका हम पहले n + l के हिसाब से शेल नंबर वगैरह निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है 5 हम लगा लेते हैं। l इज इक्वल टू 3 वैल्यू किसके लिए है? f के लिए, तो ये हो जाएगा 5f। n इज इक्वल टू 4, तो हम 4 लिख लेते हैं। l 3 है, 3 के लिए वैल्यू क्या है? f है, तो ये 4f हो जाएगा। उसी तरह हमारे पास है n इज इक्वल टू 5, तो ये 5 हो जाएगा। l इज इक्वल टू 2 वैल्यू किसके लिए? d के लिए, तो ये 5d है। उसके बाद n इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास ये 4 हो जाएगा। l इज इक्वल टू 0 का मतलब ये s है, तो ये 4s हो गया। अब ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है? इन सब की एनर्जी देखनी है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, और इसके लिए n + l रूल हम अप्लाई करते हैं। पहले हमारे पास है 5f, फिर हमारे पास है 4f, फिर हमारे पास है 5d, फिर हमारे पास है 4s। तो ये हो जाएगा 5 और l इसका 3 है, तो 5 + 3 8, 4 + 3 7, ये हो जाएगा 5। d के लिए वैल्यू होती है 2, 5 + 2 7 और 4 + 0 = 0। सबसे ज़्यादा 5f की है, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। ये जो वैल्यूज़ मैंने फाइंड आउट की है, मैंने l + l रूल के हिसाब से फाइंड आउट की हैं। ये सारी की सारी जो वैल्यू हैं, मैं आपको रेड पेन से कर देता हूँ। ये सारी की सारी हमारे पास n की वैल्यू आ रही हैं, और ये हमारे पास क्या है? l की वैल्यूज़ आ रही हैं जो मैंने यहाँ से ऑब्टेन की हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर द d सब शेल। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हम लोगों ने d सब शेल्स के लिए निकालनी है। तो वो कुछ यूँ होगी कि या तो वो होगी 0, या होगी +1, या होगी +2, या होगी -1, या होगी -2। तो ये वैल्यूज़ कितनी होगी? 1 2 3 4 5। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। A p orbital has dash energy than the s orbital of same principal quantum number। अब p ऑर्बिटल की एनर्जी और s ऑर्बिटल की एनर्जी आपने आपस में कंपेयर करनी है अगर वो सेम शेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब एनर्जी लेवल हमारे पास इस तरह होता है s, p, d एंड देन f। सो इसका मतलब है कि p ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है दैट इज़ हायर देन s ऑर्बिटल। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है? दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर एटम। अब 19th इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है कॉपर एटम का। इसमें से
अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने करना क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है कॉपर की। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आराम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इसकी इस तरह हो जाएगी 1s2, फिर हमारे पास आता है 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। तो ये कन्फिग्रेशन हो गई। लेकिन कॉपर के केस में क्या होता है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है s का, वो चला जाता है d के अंदर। उसकी वजह क्या है कि अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन इस तरह कर लेते हैं 4s1 और 3d10, तो इस केस में ये क्या होता है, d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है और s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। और हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की रूल्स में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो या कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो तो वो क्या होते हैं, दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ वेरी स्टेबल। ठीक है, तो क्रोमियम और कॉपर के केस में आप देखते हो कि यहाँ पे क्या होता है कि s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल के अंदर ट्रांजिशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है d ऑर्बिटल में ताकि जो कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल हो जाए। अब s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप हाफ करोगे तो ये कितना बन जाएगा 1। और d के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10। तो देखें 9 है, हमने एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया इसको, तो इसका इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। अब ये जो है 4s1 यही 19th इलेक्ट्रॉन बन रहा है। देखें 2, 4 और ये हो जाएंगे 10, 12, 18 और ये कौन सा होगा 19। ठीक है, तो 4s के लिए n की वैल्यू है 4 और s की वैल्यू कितनी होगी 0। तो n की वैल्यू 4, l इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे भी 4 है लेकिन l की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये p ऑर्बिटल शो कर रहा है। ये 3 है तो सिरे से ही सारे गलत हैं। सो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास करेक्ट है कि n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, मतलब 4s की बात कर रहा है। मैग्नेटिक नंबर तो ये 0 होगा क्योंकि l 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। और ये अगर पॉजिटिव 1/2 है तो भी ठीक है, नेगेटिव भी हो तो तब भी हम इसको मान लेते कि ठीक होता। पहली चीज़ n और l को आपने देखना होगा, तो वो आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। 4s के लिए आप लोगों ने निकाल लेना। उसके बाद द d ऑर्बिटल विच इज बाइलूप्ड विद कॉलर इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, dz²। इससे पहले आपको मैंने बताया कि d ऑर्बिटल जो हैं उसके अंदर 5 सब शेल्स होते हैं, dx, dy, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² और dz²। तो ये हमारे पास dz² है। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है इसके अंदर, सो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है। ये dxy, dyz, dzx और dx² माइनस y² ऑर्बिटल है। अब नेक्स्ट के जो हमारे पास MCQs हैं, दीज आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे है कि डैश इज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद पोटाशियम पॉजिटिव। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। लेकिन ये आपके पास क्या है, पोटाशियम आयन है। तो पोटाशियम आयन का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से रिमूव कर दें तो ये कन्फिग्रेशन बन जाएगी 2, 8 और 8, 8 + 8 16, 16 + 2 18, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है। अब जो यहाँ पे हमारे पास है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, लेकिन इसके ऊपर -3 चार्ज है, तो इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए, 15 + 3 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 14, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है। और सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तो 14 + 4 ये हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है ना दैट इज 16, एटॉमिक नंबर इसका 16 होता है, मैंने आपको 14 बता दिया, दैट इज 16। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तो -2 ऐड कर दें तो इसका मतलब है इसके अंदर भी 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो सब जो है सब के सेम इलेक्ट्रॉन्स है, हेंस ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। ये फॉस्फोरस है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं और सिलिकॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए, तो सब में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 18 हैं, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 26 बताया गया है। कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन M शेल। K शेल फर्स्ट होता है L सेकेंड और M थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड।
तो हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कि एम शेल के अंदर कितने हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 हो जाएगा। ये 2 और ये 8, ये 8, ये 2 और ये 6। तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले। 8 + 8 16, 16 + 2 20 और ये हो जाएगा 26। तो ये 8 + 8 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20 और 20 + 6 16। तो हमने ठीक किया है। अच्छा जी, अब देखें फर्स्ट शेल जो होता है ना के शेल, उसके अंदर 1s2 होता है और सेकंड शेल L होता है, उसमें होता है 1s2 और 2p6। थर्ड M 1s सॉरी ये 2s2 हो जाएगा, 3s2 3p6 और 3d यहाँ पे जो भी होगा। और फिर हमारे पास फोर्थ शेल होता है N, यहाँ पे क्या होगा 4s 4p 4d और 4f। लेकिन यहाँ पे जो 2 है थर्ड शेल की हम बात कर रहे हैं, तो d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6। तो ये हो जाएंगे 6 + 6 12, 12 + 2 14। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। एम शेल के अंदर इसके क्या है 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये 3d जो कि बाद में आता है, लेकिन शेल कौन सा है इसके साथ, शेल नंबर कौन सा लगा हुआ है थर्ड, तो इसका मतलब ये 3d मीन्स कि ये थर्ड शेल से ही बिलोंग करता है। नंबर 40, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 2px 2py 2pz, दिस रिप्रेजेंट इन डैश। अब ये हमारे पास है, देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, 2 + 2 4 5 6 7। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह होती है 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। ये 2 + 2 4, ये 5, ये 6 और ये 7। इसका मतलब है दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम, हिंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर कॉपर 29 इज। अब इसके अंदर जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उससे हट के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। इससे पहले मैंने आपको कॉपर को बता भी दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी इस तरह करेंगे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। ठीक है, ये 29 तक पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो 3d के अंदर चला जाता है। ये हाफ फिल्ड हो जाता है और ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है। और इस तरह ये कन्फिग्रेशन क्या होती है, स्टेबल होती है। तो कन्फिग्रेशन इसकी बन जाएगी ये वाली। ठीक है, दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। डी के अंदर इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 4s2 3d2 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 3d2। डी ऑर्बिटल आपको मैंने बता दिया ना कि 3dx dxy dyz dzx dx² - y² और dz²। मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। हर सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक आर्गॉन। अब आर्गॉन की तरह किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो आर्गॉन एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज 18। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। अब स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। तो 21 में से आप ये +2 चार्ज है, +2 का मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है आप माइनस कर दें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 21 - 2 ये हो जाएंगे 19। तो ये इसके बराबर नहीं है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। 24 में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो ये हो जाएगा कितना, 22। तो ये भी इसके बराबर नहीं है। अगर हम टाइटेनियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 22। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है तो इसने लॉस किए हैं, +4 चार्ज है। तो 4 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसकी कन्फिग्रेशन जो है वो आर्गॉन के इक्वल होगी। और उसके बाद हम मैंगनीज को देख लेते हैं। तो मैंगनीज जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। 25 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आप रिमूव कर दें, -6 कर दें
तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा आई थिंक 19। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं टाइटेनियम पॉजिटिव 4 में, सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट 43, इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो 3D जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। क्रोमियम की अगर हम बात कर लेते हैं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। अब एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, 4s का शिफ्ट कर देते हैं 3d के अंदर, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों के दोनों हाफ फिल्ड हो जाते हैं, तब ये कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, स्टेबल। तो ये कन्फिग्रेशन बन जाएगी एक्चुअल इस चीज़ के लिए फॉर क्रोमियम, और ये वाली बनेगी फॉर व्हाट, दिस इज़ फॉर कॉपर। तो 3D जो है यहाँ पे फुल फिल्ड है, यहाँ पे हाफ फिल्ड है, ये 4s1 हाफ फिल्ड है, 4s1 जो है वो हाफ फिल्ड है। तो ये 3D इज़ फुल फिल्ड, तो ये 3D फुल फील्ड उसके अंदर तो हो सकती है कॉपर के अंदर, लेकिन यहाँ पे फुली फील्ड नहीं है क्रोमियम में। इसी तरह 3D इज़ हाफ फील्ड, तो 3D हाफ फील्ड कहाँ पे है, हाफ क्रोमियम के अंदर है सिर्फ। 7 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, नहीं 7 इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते, s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। या 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द s ऑर्बिटल, तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल के अंदर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर वैलेंस की बात करते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। कैसे, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल्स, s लगा हुआ है इसके साथ, इसका मतलब है जितने भी ऑर्बिटल्स हैं s के, उन सब के इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट कर लेते हैं। तो ये 2 और ये 2, 4, ये 6 और ये 7। यहाँ पे देखें, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 7, तो जितने भी s ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 हैं। तो ये जो है दोनों के अंदर कॉमन है, कॉपर के अंदर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है s ऑर्बिटल में, और जो हमारे पास क्रोमियम है उसके अंदर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स होन्स रूल। अब होन रूल्स को कौन सा वायलेट कर रहा है, ये ठीक लिखा हुआ है, ये भी ठीक लिखा हुआ है और ये भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं, हाँ ये 2p2 कैसे हो गया, इसकी कन्फिग्रेशन इस तरह हो जाएगी 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। ये कहता है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं तो पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, यहाँ पे सिंगल फील्ड करना है, उसके बाद अपने पेयरिंग स्टार्ट कर देनी है। लेकिन इसने यहाँ पे 2 लगाया हुआ है, तो ये 2 तो होता नहीं है, ये पहला इलेक्ट्रॉन इधर आता है जिस तरह मैंने यहाँ पे कर दिया। नाउ दिस इज द करेक्ट वन। सो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये वायलेट कर रहा है किस चीज़ को, ऑन रूल्स को। नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5a। 5a जो है उसके अंदर हमें मिलेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी हो जाएगी 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। तो ये 2 + 2 4 5, ये 6 और ये 7। तो ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे p के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, px के अंदर, py के अंदर, pz के अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, दिस वन इज द करेक्ट। np 0 नहीं हो सकता, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये डबल, ये तो ये भी नहीं पॉसिबल क्योंकि वॉयलेट कर रहा है रूल को, तो सिरे से ही गलत है। और यहाँ पे ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसने डबल कर दी, ये भी गलत है। और यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो इधर आना चाहिए, इसने 0 कर दिया। हेंस ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट एन एलिमेंट दैट फॉर्म अ सिंपल आयन विद -3 चार्ज। -3 चार्ज मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन। तो वो कौन से एलिमेंट्स करेंगे, जो हमारे पास फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और फिर 3p3, ठीक है, 3px, 3py और 3pz, 1 2 और ये 3। अब अगर आप देखें तो इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम इनको 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इनका
ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब ये कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल। सो एल्यूमिनियम है, सॉरी फॉस्फोरस है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, उसके बाद वो क्या -3 चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बनेगी, यही कन्फिग्रेशन है। देखें 2 और 6 + 2 8 और 3 + 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हमारे पास 47, अ स्पीशीज Z हैज़ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, व्हाट कुड Z बी। अब ये इन सब को आप काउंट आउट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, तो ये है 2 और ये हो जाएंगे 6 + 2 8 10 12 और 12 के बाद तो ये इसने इस तरह किया हुआ है, ये 2 + 2 4 4 + 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 एटॉमिक नंबर होता है किस चीज़ का, सल्फ़र का। तो एटॉमिक नंबर 16 फॉर सल्फ़र, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 48 है, द टोटल नंबर ऑफ लोब्स इन ऑल ऑर्बिटल ऑफ डी सबशेल। तो डी सबशेल के टोटल लोब्स हम काउंट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। याद रखें कि ये जितने भी हैं DXY YZ ZX X² - Y², इन सब के होते हैं 4 लोब्स। तो 4 × 4 ये हो जाएंगे 16, लेकिन जो DZ है इसके 2 लोब्स होते हैं, 1 और ये 2, तो 16 + 2 हमारे पास ये बन जाएंगे 18। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 49 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव ऑपोजिट स्पिन अकॉर्डिंग टू व्हाट। अब ये हमारे पास किसका प्रिंसिपल है, सो ये प्रिंसिपल है पॉली एक्सक्लूजन का, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। अब हुंड रूल के हिसाब से इसमें से कौन सी कन्फिग्रेशन ऐसी है जो ठीक नहीं है, ये ठीक लिखी हुई है, और ये भी हमारे पास एम्प्टी है, ये भी ठीक लिखी हुई है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें देखें ये सेम स्पिन के साथ रखना है इसको, इसने स्पिन यहाँ पे ऑपोजिट कर दिया है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दिस इज़ नॉट करेक्ट। सो स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है उसके प्रैक्टिस MCQs करेंगे, दैट इज़ गैसेस। स्टे कनेक्टेड, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।